हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बड़े ही अच्छे होंगे और साथ ही अपनी स्टडी पर आपने फोकस कर रखा है। तो स्टूडेंट्स, मैं बिमलेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको विज्ञान के पार्ट्स जो हैं करा रहा हूं। इसके अंतर्गत अभी आपका पहला पार्ट चल रहा है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। इसमें अधिकतम जो हमारा पाठ का सिलेबस था वो ख़त्म हो चुका है और आज हम पाठ के अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जो पार्ट पूरे हो चुके हैं उनको देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस पर जाएं और पिछले वीडियोज़ को ज़रूर वॉच करें। इससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। स्टूडेंट, ये वो चैप्टर है जिससे हर बार चाहे अभी तक का कोई भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले समय भी पूछा जाता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, अन्य बातों में समय ना गवाते हुए आइए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे दहन अभिक्रिया से। दहन अभिक्रिया से दहन अभिक्रिया। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, दहन नाम जो होता है वो जलने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस लिए प्रयोग किया जाता है? जलने के लिए, क्योंकि दहन का मतलब ही होता है जलना। तो नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें कोई ना कोई तत्व या यौगिक जो होगा वो जल रहा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। परिभाषा पहले लिखते हैं फिर आगे समझते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई रासायनिक यौगिक या तत्व या यौगिक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ठीक है, वह तत्व जब जिस रासायनिक क्रिया में कोई तत्व हो सकता है या कोई यौगिक भी हो सकता है, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अन्य उत्पादों में बदल जाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। एक बार फिर समझिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई रासायनिक तत्व या यौगिक ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नहीं, स्टूडेंट कहते हैं क्रिया करता है, लिखो क्रिया करता है। कोई रासायनिक तत्व या यौगिक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, दहन अभिक्रिया कहलाती है। दहन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, क्या परिभाषा से स्पष्ट हुआ कि जब कोई रासायनिक तत्व या रासायनिक यौगिक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, तब इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है वह दहन अभिक्रिया कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, आपको ज्ञात होना चाहिए कि बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ जलती नहीं है।
तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला एग्जाम्पल है हमारा कोयला। कोयला लगभग हर किसी ने देखा होगा और हर कोई कोयले के बारे में जानता है। तो अगर कोयले को हम जलाते हैं तो देखिए क्या होता है। तो पहला हमारा उदाहरण है कार्बन। कार्बन का ही अपर रूप कोयला है। अपर रूप क्या होता है? अपर रूप वो होता है जिसमें किसी निश्चित तत्व की, जैसे हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का अपर रूप वो होगा जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। तो ये क्या है? ये है कार्बन। सी फॉर कार्बन, यानी कि कोयला। जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है स्टूडेंट्स, किससे क्रिया करता है? ऑक्सीजन से। अब आप दोनों को देखकर ये तो समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या बनेगा। बता सकते हैं क्या बन सकता है? तो स्टूडेंट, इसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। ठीक है। और जब कोई चीज़ जलती है तो ऊष्मा तो निकलेगी ही निकलेगी, तो इसीलिए प्लस ऊष्मा निकलेगी। ठीक है स्टूडेंट। तो यही है दहन अभिक्रिया। इसकी चर्चा पहले भी हम कर चुके हैं। जब हमने पढ़ा था ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज़ ऑक्सीजन के साथ जलती है तब वो ऊष्मा उत्पन्न करती है और ऊष्मा का क्षेपण होता है, अर्थात ऊष्मा बाहर निकलती है। इस प्रकार की क्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से ये एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा तो दहन अभिक्रिया भी है। ठीक है। आइए दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं स्टूडेंट। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा ब्यूटेन। कौन सा एग्जाम्पल है? ब्यूटेन। और ब्यूटेन का अणुसूत्र होता है C4H10। ठीक है। क्या नाम इसका स्टूडेंट? इसका नाम है ब्यूटेन। ब्यूटेन। ठीक है। ये क्रिया करेगा, किससे क्रिया करेगा? बता चुका हूं आपको कि ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। ठीक है। तो आइए क्रिया कराते हैं इसकी ऑक्सीजन के साथ। ठीक है स्टूडेंट। आइए देखते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले तो ये बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। दहन अभिक्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनती है। तो CO2 एक तो ये हो गया और प्लस आपका क्या बनेगा? प्लस आपका बनेगा जल। और जल का अणुसूत्र तो आपको मालूम ही होगा। क्या अणुसूत्र है? H2O। थोड़ा छोटा लिख दिया है, जरा बड़ा करके लिख देता हूँ मैं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। H2O। साथ ही कमेंट में आप लोग बताएं कि क्या ये आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि साइज बहुत ज़्यादा छोटा है लिखने का जिससे आपको स्पष्ट समझ में ना आए, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं आगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जल बनेगा और स्टूडेंट आपका क्या बनेगा? दहन अभिक्रिया अगर है तो क्या बनेगा? ऊष्मा। ऊष्मा तो बाहर निकलनी ही निकलनी है, क्योंकि कोई भी चीज़ जलेगी तो गर्मी तो उत्पन्न करेगी ही, और गर्मी को ही हम कहते हैं ऊष्मा। ठीक है स्टूडेंट। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अब स्टूडेंट, क्रिया तो हमारी पूरी हो गई, लेकिन इसको आप लोग कमेंट में ये बताएं कि क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, और संतुलित अगर नहीं है तो इसको संतुलित कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स आइए देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर कार्बन है 4। ठीक है। अभी समीकरण असंतुलित है, और असंतुलित समीकरण क्या कहलाता है? आप जानते हैं कि इसी को हम कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। ठीक है। देखिए कार्बन कितने हैं? 4 हैं। तो कार्बन यहाँ केवल एक ही जगह पर हमें दिखाई दे रहा है, तो इसको 4 बनाना है और ये 1 है, तो हम 4 से इसकी मल्टीप्लाई अर्थात गुणा कर देते हैं। अब ये कार्बन स्टूडेंट कितना हो गया हमारा? 4 हो जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया? 8 हो गया। बात समझ में है ना? अब हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है स्टूडेंट? 10 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन केवल 2 है, तो इसको भी 10 बनाने के लिए स्टूडेंट हम करते हैं 5 से गुणा। ठीक है। 5 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन 10 हो जाएगी हमारी। अब ऑक्सीजन इधर देखते हैं। देखिए 4 दूनी 8 ये और 5 ये। ठीक है। तो 8 5 कितनी हो गई? 13 हो गई। और यहाँ कितनी है? यहाँ 2 है।
तो स्टूडेंट इसको 13 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखिए 13 गुना करना है और प्लस 2 गुना तो ये है ही, तो इसलिए इसका आधा कर देते हैं, मतलब 13/2 कर देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। देखिए 13 थे, अब ऑक्सीजन 2 थी, तो हम 6.5 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि आधा कितना होगा, 6.5 होगा, तो हम भिन्न के रूप में लिख देते हैं 13/2, जो कि 6.5 ही होता है। ठीक है, आइए नाम लिख देते हैं इसको, तो आप लोग जानते ही हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी आप लोग जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये जल है। ठीक है स्टूडेंट, आशा है आपको दहन अभिक्रिया जो है वो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप नोट्स बनाते हुए चलें। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब इसे इरेज कर देते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे स्टूडेंट हम संक्षारण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे, संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे। संक्षारण को इंग्लिश में कहते हैं को इरोजन, इंग्लिश भी लिख लिए, कोरोजन, ये रहा इंग्लिश में, इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने लिख दिया है। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर देखा होगा कि लोहे की चीज़ें जो कि बाहर पड़ी रहें, जैसे ओस वगैरह में, ये बरसात के मौसम में बाहर पड़ी रहें, तो उन पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं। इसी को अगर रासायनिक रूप से देखा जाए तो यही क्रिया स्टूडेंट संक्षारण है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बरसात में जब लोहे की चीज़ें पड़ी रहती हैं तब उन पर मोर्चा लग जाता है, मोर्चा यानी कि जंग लग जाता है, और यही प्रोसेस जो है रासायनिक रूप से संक्षारण है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं जरा, आइए देखते हैं। तो जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता या नमी के संपर्क में, तो एक बड़ी ही सरल परिभाषा आपको मैं लिखा रहा हूं, बड़े ही कम शब्दों में बड़ी ही अच्छी परिभाषा। जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता या नमी के संपर्क में आती है, संपर्क में आती है, तो वह संक्षारित होने लगती है, संक्षारित होने लगती है मतलब गलने लगती है। संक्षारित होने लगती है, और इसी अभिक्रिया को या इसी प्रक्रिया को हम थोड़ी जरा खांसी आ रही है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, परिभाषा तो आप समझ गए होंगे कि जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता या नमी, देखिए तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिनमें नमी होती ही होती है, तो इनके संपर्क में आती है
तो वह संक्षारित होने लगती है, मतलब उसकी गुणवत्ता जो है वो कम होने लगती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, ठीक है। कांपर पर हरे रंग की परत जमना। कांपर पर हरे रंग की परत हरे रंग की परत जमना, ठीक है। ये इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं। और ये लोहे पर जंग लगना, इसके बारे में तो लगभग सभी जानते होंगे। आइए अब देख लेते हैं इसकी रासायनिक प्रक्रिया क्या है। तो इसकी रासायनिक प्रक्रिया है, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है। देखिए आयरन का अणुसूत्र क्या है? अणुसूत्र है Fe, ठीक है। अब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है, ठीक है। देखिए जब नमी है तो जल, नमी का मतलब क्या हुआ? जल होगा कुछ ना कुछ, और जल में भी तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है, ठीक है। और जल भी मिलता है इसे। बात समझ में आ रहा है ना आप? देखिए तीन चीज़ हमारे पास में कौन सी हुई? हमारे पास हुआ आयरन, ऑक्सीजन और जल। अब ये जब आपस में तीनों क्रिया कर लेंगे तो क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं Fe2O3। देखिए ये अणुसूत्र आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। कमेंट करके बताइए अणुसूत्र जो है ये किसका है? फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए किसका अणुसूत्र है ये। मैं पूरा लिखता हूँ Fe2O3 H2O। और इसमें कोई भी जो है वो जल के अणु हो सकते हैं। मैं इसको ज़रा कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर जल के अणु होंगे और यहाँ ऑक्सीजन होगी। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आयरन जब क्रिया करती है ऑक्सीजन के साथ और जल के साथ, क्योंकि दोनों चीज़ें इसको मिल जाती हैं आर्द्रता, नमी आदि से, तो Fe2O3 FeH2O बनाता है। और ये मैंने आपको बताया ये फेरिक ऑक्साइड है। मैं बता चुका हूँ आपको कि ये फेरिक ऑक्साइड है, इसका नाम है। इसमें जल भी लगा है तो ये हो जाएगी जल योजित फेरिक ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, आशा है आप समझ रहे होंगे। आइए अब देख लेते हैं कि इनका जो है कि किसी धातु का संक्षारण होने से बचाव कैसे किया जा सकता है। तो संक्षारण से बचाव के उपाय। संक्षारण से बचाव के उपाय। नंबर 1, तो उपाय नंबर 1 क्या होगा? पेंट कर देते हैं हम धातुओं पर, ठीक है। नंबर 1 पेंट करके, ठीक है। नंबर 2 पे क्या करते हैं हम? तेल या ग्रीस लगा देते हैं ऊपर से। तो तेल या ग्रीस लगाकर, नंबर 3 नमी से सुरक्षा। तो स्टूडेंट ये कुछ उपाय हैं जिनसे हम संक्षारण से बचाव कर सकते हैं अपनी चीज़ों का। अगला नंबर है हमारा टिनीकरण। टिनीकरण का मतलब होता है कि धातुओं पर आपने देखा होगा टिन की हल्की सी परत लगा दी जाती है, ठीक है। अगला है हमारा गैल्वेनीकरण। जैसे आप जानते हैं
आजकल पंखे तो हर किसी के घर में होते हैं और आपने उसकी वायरिंग देखी होगी। तो जो हमारा कभी कभार ऐसा होता है कि कांपर की जगह पर एल्यूमिनियम का तार पड़ा होता है अंदर और उसके ऊपर कांपर की परत चढ़ी होती है, ठीक है, जिससे कि संचारित ना हो सके। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा संचारण। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसकी परिभाषा और साथ ही रिएक्शन और इसके बचाव के उपाय, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए इसको भी हटाते हैं। स्टूडेंट अब इस पाठ का हमारा अंतिम टॉपिक है, बिल्कुल हम अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है और ये है हमारा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता आप सभी के विकृत का मतलब जानते ही होंगे। विकृत का मतलब होता है अस्त व्यस्त, जो जिसका जैसे कोई निश्चित आकार ना हो या निश्चित कंपाउंड ना हो। तो विकृत गंधिता क्या है? हम सभी तेल युक्त या वसा युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई बारात या भंडारा है और इनमें हम लोग जो हैं वो जो भी सब्जियां वगैरह बनवाते हैं वो काफ़ी तेल युक्त होती हैं। तो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि शाम को हमारे यहाँ लेट खाना बनता है इसका, और फिर भी दूसरे दिन जब हम देखते हैं तो सब्जी जो होती है वो खाने योग्य नहीं रह जाती, इसमें महक आने लगती है। तो ये सब क्या है स्टूडेंट? इसी को हम विकृत गंधिता के नाम से जानते हैं। आइए मैं शुरू करता हूँ, परिभाषा लिखता हूँ। देखिए, तेल या वसा युक्त, तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ तेल या वसा युक्त, जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि अधिक तेल में बनी हुई चीज़ें जो हैं उन्हीं को बेकार हो जाती हैं जब, तब उसी को कहते हैं हम तेली चीज़ें, और इन्हीं से ये संबंधित है स्टूडेंट। तो तेल या वसा युक्त खाद्य सामग्री को जब अधिक समय तक, तेल या वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ हैं, चाहे वो कोई भी हो जिसमें ज़्यादा तेल मिला हो, खाद्य पदार्थ को जब अधिक समय तक रखा जाता है, तो वे खराब हो जाती हैं। खराब हो जाती हैं और उनमें गंध आने लगती है। और उनमें गंध आने लगती है। गंध आने लगती है और साथ ही इनका स्वाद भी खराब हो जाता है, और इनका स्वाद खराब हो जाता है। और इनका स्वाद भी खराब हो जाता है। इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? विकृत गंधिता कहते हैं।
ठीक है स्टूडेंट। अभी विकृत गंधिता अर्थात जो हमारी खाद्य सामग्री है तैलयुक्त, तो उसको खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ बचाव करेंगे। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। विकृत गंधिता से बचाव के उपाय। विकृत गंधिता से बचाव के उपाय। बचाव के उपाय। पहला बचाव क्या करेंगे हम, वायुरोधी पात्र रखेंगे। वायुरोधी पात्रों का उपयोग वायुरोधी पात्रों का उपयोग करेंगे। जैसे आजकल विभिन्न प्रकार के चिप्स वगैरह आते हैं। तो आइए आगे दूसरा पार्ट है हमारा, मतलब दूसरा ये बचाव है कि जो चीज़ें हमने बनाई हैं उनको फ्रिज में भंडारित कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग, ठीक है। और तीसरा हमारा ये है कि चिप्स या कुरकुरे जो हैं इनमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, ठीक है। चिप्स जैसे पदार्थों को चिप्स जैसे पदार्थों को पैकेट्स में रखकर उनमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, ठीक है, जिससे वो लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं। नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लें। आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टूडेंट, इसी टॉपिक के साथ हमारा जो पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, वो समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसके MCQs अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ ही स्टूडेंट जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं एवं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही इतनी मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो एक लाइक तो बन सकता है हमारे लिए कम से कम। तो साथ ही आप सभी इस सेक्शन को लाइक करें। और फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, मैं केवल इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे पाठ की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट में लिख करके मुझे भेजें, मैं उसको दोबारा से आपको समझा दूँगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।